सेटल करो यार, अपने आप को एब्जॉर्ब करो बेंच की सरफेस पे। और पता चैप्टर क्या स्टार्ट करना हमें, सरफेस केमिस्ट्री। चलिए फिर एक हेडिंग तो बनती है, सरफेस केमिस्ट्री, और हिंदी में पृष्ठ रसायन है, पृष्ठ रसायन। अरे यार नहीं, जस्ट बोल दिया, मत लिखो क्या। सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल में आता है ना, 12th में हमारे पास 5 चैप्टर है फिजिकल के, ठीक है। Recording in progress. सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल। अच्छा, ये भी बच्चों को डाउट रहता है कि इनऑर्गेनिक में आता है या वो फिजिकल में आता है। आज तक सर यही है, ये बीएड के पेपरों की बुकलेट, परीक्षा अध्ययन, परीक्षा फर्स्ट ईयर। अच्छा, तो उसमें आप मैच कर रही थी कि कहाँ पे आता है फिजिकल केमिस्ट्री। ये सरफेस रिड्यूस नहीं हुआ है, तो 2 टॉपिक में से एक मेटलर्जी है। अच्छा, कैटलिस्ट टॉपिक रिड्यूस हुआ। देखो हम तो सारा पढ़ने वाले हैं, बोर्ड की क्लास तो है नहीं, ठीक है। कैटलिस्ट तो हमारा मेन टॉपिक है। स्टार्ट करें भाई, सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करें, सेटल सब लोग, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री से पहले एक छोटी सी बात समझ लो, बल्क और सरफेस। पहले तो आप इतना तो जानते ही होंगे कि भाई सरफेस केमिस्ट्री का मतलब क्या है, नहीं पता? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द फिनोमेना हैपनिंग एट द सरफेस। मान लीजिए ये धूल जमी हुई है, ठीक है, ये लिख रहा हूं मैं, सब इस बोर्ड की सरफेस पे हो रहा है, कुछ अंदर तो हो नहीं रहा, ठीक है, और हम इसे मिटा भी सकते हैं आसानी से। ये जो भी सरफेस पे हो रहा है या किसी की बाउंड्री पे हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। और ये बहुत जगह आप स्टडी करते हो, बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। कहां से? क्रोमेटोग्राफी वगैरह आपने पढ़ी है, ठीक है। अगर धोखे से कभी कोई लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा है तो उसमें सिलिका जेल आता है, वो व्हाइट सी पुड़िया, जिसे हमें बोला जाता है कि खाना मत ही जाए, सच में, लेकिन खाना मत, सिलिका जेल है वो, ठीक है। सिलिका जेल होता है, पाउडर सिलिका जेल, उसे कहते हैं पाउडर सिलिका जेल। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन हमारी क्लियर है कि भाई इट डील्स विद द फिनोमेना हैपनिंग एट द सरफेस और इंटरफेसेस। मान लीजिए कोई बाउंड्री है, जैसे ऑयल और वाटर की बाउंड्री है, बीच में कहीं लेयर तो मिलेंगी, दोनों की सरफेस होगी, उस सरफेस का कुछ ना कुछ तो एक्शन चल रहा होगा, तो वो भी सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है, वो भी सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले हमें एक वर्ड जानना है। मान लीजिए, देखिए ये बड़ा सा स्विमिंग पूल, ठीक है, मेरी मर्जी, मैंने कैसे भी बना लिया, आपको उठा के इधर बीच में डाल दिया जाए पानी, ये तो हमारी मर्जी है। आप यहाँ पे हो, अभी आपको चारों तरफ क्या दिख रहा है? पानी पानी पानी, चारों तरफ सेम फेज है, तो इसे बोलते हैं हम लोग बल्क। क्या बोलते हैं? बल्क। चारों तरफ एक जैसा फेज, ठीक है, सेम फेज, ठीक है। अब आपको यहाँ पे रख दिया जाए, बिल्कुल
सरफेस पे, ऊपर आसमान नीचे पानी, दो फेस हो गए, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, सरफेस। क्या कहते हैं, सरफेस या फिर इंटरफेस, सरफेस या फिर इंटरफेस। क्लियर है ये सरफेस और बल्क वर्ड, ठीक है। यहीं पे ही अब ठीक है, सरफेस में कोई काम होता ही क्यों है, मतलब क्या दिक्कत है। मैं एक सिलेबस बढ़ा दिया, सिलेबस बढ़ा दिया, आपका टॉपिक बढ़ा दिया है, ठीक है। होता क्या है, देखो इधर मान लीजिए फिर से एक और सरफेस, इसी मार्कर की सरफेस ले लेते हैं, ठीक है। ये टेबल में बहुत दूर जमती है, इसीलिए लेते हैं, है ना। ऐसा हो जाए काश ये अपने आप साफ होती रहे। तो ये हमने मॉलिक्यूल टेबल की लेयर बनाते जा रहे हैं, ठीक है। रदरफोर्ड से थोड़ी कम लेयर लेंगे हम, कितनी ली थी उसने, दो ली थी, दो लेयर बना सकते हो बोल्ड की, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। कम से कम 1000 एटम की लेयर आई थी, कम से कम 1000 एटम की लेयर आई थी, इससे ज्यादा पतली क्या बनाओगे, ठीक है। अब इधर देखो जल्दी से, ये इस बंदे को नोट करो, इस बंदे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां से लग रहा है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से बैलेंस है चारों तरफ से, ठीक है। बैलेंस फोर्स है यहाँ पे, बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इस गरीब को देखो, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे भी मिल गया, यहाँ पे भी मिल गया, यहाँ पे भी मिल गया। व्हाट अबाउट दिस, नहीं है। और केमिस्ट्री में भाई मॉलिक्यूलर फोर्स इसकी हाई हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसकी एनर्जी हाई हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ हाई सरफेस एनर्जी, बोल सकते हैं हम ये वर्ड, सरफेस एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। सरफेस एनर्जी ज्यादा है, सरफेस एनर्जी ज्यादा होती है तो अपनी सरफेस एनर्जी कम करेगा, कैसे कम करेगा सरफेस एनर्जी, या तो भाई रोता फिरेगा, बॉन्ड बना लो, बॉन्ड बना लो, डायमंड, और जैसे डायमंड में बोलते हैं कि चारों कार्बन उसके बने हुए हैं, एक सरफेस पे तो आएगा ही ना आखिरी कार्बन जिसका एक बॉन्ड खाली होगा, है ना। वो रोता फिरेगा, प्लीज कोई तो आ जाओ, कोई गैस मॉलिक्यूल आ जाओ, एब्जॉर्ब हो जाओ मेरे सरफेस पे, ठीक है। अब ये हाई एनर्जी है, इसके पास दो रास्ते हैं, या तो इस ड्रॉप को कोई अंदर खींच ले, अंदर खींचेगा तो हम बोलते हैं सरफेस टेंशन कम हो गई, साइज कम हो गया, तभी हर कोई स्फेरिकल बनने की कोशिश करता है, क्योंकि वहां पे साइज कम, सरफेस टेंशन कम होने का मतलब क्या, अपना साइज कम करना, ठीक है। लेकिन चलिए इतना बड़ा, इतने से इतना कर लिया, फिर भी बेचारा आखिरी वाला मारा जाएगा, आखिरी वाला फिर भी मारा जाएगा, उसका फिर आखिरी सरफेस पे एक बॉन्ड खाली रह जाएगा, तो उसे एड्सॉर्ब कराना पड़ेगा, कोई चीजें किसी और से बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो ये था कि व्हाई एड्सॉर्प्शन अकर्स, समझ में आ गया, क्योंकि बाहर वाला जो हमारा आउटर सरफेस है उसके पास हाई सरफेस एनर्जी है, उस बेचारे के बैलेंस अनबैलेंस फोर्स है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, अनबैलेंस फोर्स। अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए वो एड्सॉर्प्शन करेगा, मैकेनिज्म क्लियर है क्यों हो रहा है एड्सॉर्प्शन, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे यहाँ पे कि एड्सॉर्प्शन होता क्या है, एड्सॉर्प्शन होता क्या है, बना सकते हो समझने के लिए, ठीक है, आपकी मर्जी है, बना सकते हो कि भाई क्यों होता है मैकेनिज्म है एड्सॉर्प्शन, ठीक है। और हिंदी में हेडिंग डाल सकते हैं हम लोग अधिशोषण, ठीक है, हिंदी में हेडिंग डाल सकते हैं हम लोग अधिशोषण, ठीक है। एड्सॉर्प्शन क्या होता है, सिंपल मॉलिक्यूल का आना आपकी सरफेस पे आके बैठ जाना, मॉलिक्यूल का आना आपकी सरफेस पे आके बैठ जाना, यही टेबल पे धूल मिट्टी आई बैठ गई, ठीक है, यही हमारा एड्सॉर्प्शन है। तो हम यहाँ पे क्या लिखें, एक्यूमुलेशन, स्पेलिंग गलत हो तो प्लीज बता दें, ठीक है, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस on the surface of another substance is known as adsorption, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बट तो नहीं रहा है एड्सॉर्प्शन।
आके सिंपल बैठ जाना, एक्यूमुलेशन हो जाना, उसे कहते हैं हम लोग एड्सॉर्प्शन। क्लियर? ठीक है। एग्जांपल हम इसमें कर सकते हैं क्या कुछ? एग्जांपल कोई पीडी पे हाइड्रोजन है कोई एग्जांपल, जैसे कि आप लोगों ने खुद सुना, इतने दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हो, एल्कीन की रिएक्शन कराते हो हाइड्रोजनेशन, पीटी पीडी डालते हो और एस2 डालते हो, वो एस2 वो पीटी पीडी क्या कर रहा है? रिजॉल्व प्रोवाइड करा रहा है, पहले एस2 को एब्सॉर्ब करा रहा है, फिर रिएक्शन करवा रहा है ना, यही तो होता है। ये सरफेस है, पहले वो H को यहाँ पे एब्सॉर्ब करा रहा है, हो गया। अब इसके ऊपर एल्कीन आएगी रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे एड्सॉर्प्शन ऑफ O2 H2, O2 की भी हो सकती है, ठीक है। H2 और O2 पे तो आज एक क्वेश्चन करने वाले हैं, एडवांस 2013 में आया हुआ है, मतलब इतना सिंपल और एडवांस में क्वेश्चन। एड्सॉर्प्शन ऑफ O2 H2 ऑन मेटल सरफेस, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2, आप मुझे पता नहीं, मैंने टीवी देखना बंद कर दिया है, बट सारा टाइम वो पॉन्ड्स का ऐड आता था, एक्टिवेटेड चारकोल वाला, ठीक है। हाँ वो गंदे काले पानी में चारकोल डालते थे पानी साफ। हाँ यही होता है चारकोल, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल वाला जो ऐड आता था, वो चारकोल क्या काम करता है कि वो एब्सॉर्ब कर लेता है। अगर आप इंक वाले पानी में डालेंगे, इंक को एब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। गैस भी एब्सॉर्ब कर लेता है, तो एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय मोदी जी एक्टिवेटेड चारकोल। आप सिंपल चारकोल भी लिख सकते हो। एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब ये होता है कि जो कोयला होता है उसे हमने और गर्म कर दिया है, ठीक है। कोयला होता है और गर्म कर दिया है, और गर्म कर दिया है तो क्या वो उसमें से जो भी गैसीय सब्सटेंस होगी और निकल भागेंगी, जितनी भागेंगी तो उसमें और छेद से हो जाएंगे, ठीक है, क्रैक्स आ जाएंगे, तो और अच्छा हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा। नॉर्मल चारकोल भी यूज कर सकते हो और एक्टिवेटेड चारकोल भी यूज कर सकते हो। ये थी एड्सॉर्प्शन की डेफिनेशन। क्या थी ये? एड्सॉर्प्शन की डेफिनेशन। चलिए एक और डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं, डीसॉर्प्शन। और जो आप डेली करते हैं, ठीक है। डीसॉर्प्शन, धूल मिट्टी साफ करते हो, जो एब्सॉर्ब हुई थी उसे हटा रहे हैं, वो डीसॉर्प्शन है, ठीक है। जो धूल मिट्टी पहले रखी हुई थी उसे हटा रहे हैं, उसे कहते हैं हम लोग डीसॉर्प्शन। रिमूविंग द adsorbed molecule, removing the adsorbed molecule from the surface is known as desorption. और हिंदी में है विशोषण करके, सर कंफर्म कर लेंगे, विशोषण है ना। अधिशोषण तो वो एड्सॉर्प्शन था, डीसॉर्प्शन इज विशोषण। हाँ तो अधिशोषण में बी आ जाता है, हिंदी में हम लोग बी लगाते हैं, ओके। अरे एनसीईआरटी खोल लेते हैं यार, इतना पढ़ेंगे। अरे इतना तो साइड हो यार, ये वाला डायग्राम। हाँ सही कह रहा था मैं, डिशोषण ही कहते हैं डिसऑर्प्शन को। चलो एनसीईआरटी खोल के रखते हैं, कुछ बच्चे हिंदी वाले भी हैं तो वो कर लेंगे। अब सॉल्यूट, अब हमने यहाँ पे एक वर्ड ही नोट करा, कौन किस पे एब्सॉर्ब हो रहा है उसका नाम क्या है। जैसे सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट, ये तो सबको पता है सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट को मान लो यहाँ पे हम लोगों ने कह दिया क्या, एड्सॉर्बेट, और सॉल्वेंट को बोल दिया एड्सॉर्बेंट, बस वही करना है। जरा खुद से लिखो जरा, सॉल्यूट सॉल्वेंट।
और ये चैप्टर फ्री का नंबर देके जाएगा, इसे मत सोचना कि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, मतलब इट जस्ट लाइक कि भाई नॉवेल पढ़ रहे हो, स्टोरी खत्म करनी है, स्टोरी खत्म करके फ्री के नंबर मिलने वाले। न्यूमेरिकल नहीं, ठीक है। न्यूमेरिकल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, बनाने को वो मोल कांसेप्ट से बना सकता है कि इतने ml एडसॉर्ब हुए, इतने ग्राम एडसॉर्ब हुए, तो बताइए कितना एडसॉर्ब नहीं हुआ। तो क्वेश्चन तो कहीं से भी मोल कांसेप्ट से ही बनते हैं ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन, अगर बनाना हो उसका मन हो न्यूमेरिकल। वैसे न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, अब तक तो आए भी नहीं, ज्यादा मैंने वीडियो देखे भी नहीं है, लेकिन जहां तक है कि नहीं है। ओके, ये पोर्शन लॉक कर सकते हो सर। तो अगर कोई सरफेस है ये, ठीक है, कोई सरफेस है और उस पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है, तो हम इसे बोलेंगे एड्सॉर्बेट। जैसे सॉल्यूट था वैसे एड्सॉर्बेट है, और इसे बोलेंगे एड्सॉर्बेंट, जो एड्सॉर्प्शन करवा रहा है, जो अपनी सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। बात क्लियर है? एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट, ठीक है। ये पहले बताओ मुझे, जो एड्सॉर्बेंट की तरह सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों काम कर सकते हैं क्या? नहीं। एड्सॉर्बेंट की तरह गैस में एड्सॉर्प्शन नहीं हो सकता, क्योंकि दो गैस को मिलाऊंगा आपस में मिक्स हो जाएंगी, उनकी कोई इंटर सरफेस नहीं होती, कोई सरफेस नहीं होती, ठीक है। तो याद रखना, मेनली जो होता है एड्सॉर्बेंट की तरह काम करते हैं आपके लिक्विड या फिर सॉलिड, ठीक है, और एड्सॉर्बेट की तरह मेनली काम करते हैं, एड्सॉर्बेट की तरह जो मेनली काम करते हैं, मेनली सीधा वर्ड लिख देते हैं हम लोग फ्लूइड्स, ठीक है, यानी कि लिक्विड प्लस गैसेस। और एड्सॉर्बेट, ठीक है, एड्सॉर्बेंट में जो आपको काम आते हैं वो आते हैं मेनली सॉलिड। वैसे लिक्विड भी हो सकता है एंड लिक्विड भी कर लेते हैं, लेकिन इस चैप्टर में ज्यादातर आप लोग सॉलिड में एड्सॉर्प्शन ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सॉलिड में ही एड्सॉर्प्शन पढ़ने वाले हैं। तो ये इंट्रो, ठीक है, समझ में आ रही है क्या चल रहा है, क्या पढ़ने वाले हैं। और फिर इस चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर को 3 पोर्शन में कवर करेंगे। पहला एड्सॉर्प्शन, दूसरा कैटालिसिस, तीसरा कोलॉइड्स। लास्ट 10th में पढ़ा ना कोलॉइड्स, बस क्लास 10th में कोलॉइड्स था आपके, और सोप का एक्शन था, वो यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सोप के एक्शन पे आया हुआ एडवांस में क्वेश्चन, सोचो जो 10th में तुम धुतकार रहे थे, ठीक है, उसने एडवांस में क्वेश्चन दिया। और आप लोगों ने वर्ड याद होगा, 10th में सीएमसी पढ़ा होगा, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, जिस कंसंट्रेशन पे वो मिसाइल फॉर्मेशन होता है, भाप बनना चालू होता है, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो पढ़ाएंगे, 2012 में आया था, ठीक है, 2012 में आया था, और आपके चैप्टर में टॉपिक में दिया भी नहीं, ग्राफ नहीं दिया हुआ है, तो ग्राफ पढ़ाएंगे क्या क्या पॉइंट चेंज होते हैं उसमें, ठीक है। डस्ट पार्टिकल किस में आते हैं? सॉलिड में आते हैं। फिर वो एड्सॉर्बेट हो सकते हैं, एड्सॉर्बेट हो सकते हैं, बिल्कुल। मैंने कहा मेनली, जरूरी नहीं है कि, है ना, 100% नहीं बोला, मैं कहा मेन नहीं हो सकते ना, क्योंकि वो तो सिर्फ लिक्विड एंड गैसेस हो सकते हैं। डस्ट, अच्छा कोई सॉलिड किसी सॉलिड पे नहीं हो सकता, ये हो तो रहा है सॉलिड, तो फिर हमने एड्सॉर्बेट में सॉलिड, मैंने वर्ड यूज किया मेनली, जनरली लिख दी, जनरली या फिर मेनली, है ना। एड्सॉर्बेट वहां पर लिक्विड एंड गैसेस है, I just said mainly 100% में से 95% is mainly, okay? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एड्सॉर्प्शन में, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। ऑफ एड्सॉर्प्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1,
सरफेस एनर्जी कम हो रही है, सरफेस एनर्जी कम हो रही है तो एंडोथर्मिक हुआ या एक्सोथर्मिक? एनर्जी निकल रहा है एंड तो कम हो रही है वो एक्सो यस इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या है ये? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये। नंबर 2, ये नेचर ऑफ एडसॉर्बेट और एब्सॉर्बेंट दोनों पे डिपेंड करेगी, ठीक है? डिपेंड ऑन नेचर ऑफ एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट। नंबर 3, ये धूल वगैरह जो एग्जांपल दिए जा रहे थे देर से हटा सकते हैं, यस सर है ना? कपड़ा अपना मारो हट जाएगा, इसे भी ऐसे हटा सकते हैं, देखो, ठीक है? सो ये इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल। नंबर 4, ये पॉइंट वैसे इसी में ही है, एडसॉर्बेट वाले में। नंबर 4 इसमें बता रहा हूं मैं आपको, ये पहले बताओ, जो सरफेस है वो मतलब हमने बोला रिवर्सिबल, लिखा है रिवर्सिबल सॉरी, और हम मिटा के दिखा रहे हैं प्रैक्टिकल रिवर्सिबल है जो आपने बोला वो कर। अच्छा सर हाँ बच्चे, सर एडजॉर्बेट सॉलिड नहीं हो सकते? हो सकते हैं, हो सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा है मेनली। मेनली का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में जनरली वर्ड लिखो और छूट जाओ। नीट आईआईटी के लिए इंग्लिश जरूरी होना, मजबूत होना जरूरी है। लेकिन इनकी तो नहीं है। बस वो प्रेजेंस ऑफ माइंड इधर उधर हो जाता है। अच्छा ठीक है, अरे सुन लो मेरी बात। अब एक बोर्ड का क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पे पॉइंट नंबर 4, 1 नंबर में बोर्ड का क्वेश्चन ये आता है कि कोई नॉर्मल सॉलिड है और एक पाउडर फॉर्म में है, किसमें एड्सॉर्प्शन अच्छे से होगा? पाउडर फॉर्म में, क्योंकि पाउडर पे एरिया ज्यादा मिलता है, ठीक है? सरफेस एरिया ज्यादा पाउडर में, तो यहाँ पे 4 पॉइंट लिखेंगे। चलो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। प्रश्न रसायन है। नंबर 4, finely divided solid has more surface area, so more adsorption। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, जो फेवरेट है, 1 नंबर पे आ जाता है। आपसे दे देगा कि भाई एक सॉलिड है और एक पाउडर फॉर्म में कर देंगे, तो बताओ किसमें ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा, ये उसमें पूछ लेता है आपसे। चलिए अब यहाँ पे एक और हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग। अब तक हम लोग एड्सॉर्प्शन पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब ये भी तो समझना चल पड़ेगा एब्सॉर्प्शन क्या है। एब्सॉर्प्शन तो याद है सरफेस, जो आपको बताया था सबसे स्टार्टिंग में, बल्क और सरफेस वाला, ठीक है? तब आपका कोई भी एड्सॉर्प्शन हो रहा हो, उसके बाद होते होते वो अंदर तक चला गया, बल्क तक, ठीक है? जैसे कि किचन वाला स्पंज, रसगुल्ले खाने वाला स्पंज भी किचन वाले पे क्यों जाए, नेगेटिव नहीं हो सकते, पॉजिटिव। गुलाब जामुन के अंदर तक सीधा चला जाता है, शब्दू हलवाई से लोगे तो कम ही जाएगा, पैसा खर्च करो, बढ़िया जाता है, ठीक है? तो अच्छी क्वालिटी वाला खाओ, उसमें बढ़िया जाता है। हल्दीराम वाला तो पूरा पिचक जाता है, फिर बढ़ जाता है। 5 वाले समोसे की दुकान से खरीदोगे तो ऐसे ही होगा, ठीक है? तो एड्सॉर्प्शन हो गया, आपको एड्सॉर्प्शन कह रहा हूं। तो जो आपका सीरा था वो पूरा अंदर तक चला गया, तो बल्क में चला गया, ठीक है? तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एब्सॉर्प्शन, ठीक है? When substance / molecule present
on the bulk of the adsorbent, ठीक है, is known as adsorption। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन कहां पे ज्यादा होगी, सरफेस पे या बल्क पे? बल्क पे। और उस वाले में कंसंट्रेशन कहां होगी? सरफेस पे ज्यादा, ठीक है। समटाइम्स टीचर ये बोल देते हैं, मैंने एक बार देखा है कि वो बोल देते हैं कि जो बल्क एब्जॉर्प्शन है वो उस सरफेस पे अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो सिर्फ बल्क पे होगा, ऊपर नहीं होगा। ऐसा हो सकता है क्या? वैसी बात है, हमारा स्पंज ऊपर से भी गीला रहता है, ठीक है। इट्स जस्ट अबाउट द कंसंट्रेशन की सरफेस पे कम कंसंट्रेशन होगी, बीच में ज्यादा होगी, ठीक है। और सरफेस वाले में फिनोमेना में सरफेस पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, बल्क में कम होगी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन एट बल्क इज हायर देन एट सरफेस। सही, दैट इज लिखा। यप, ठीक है। इसमें हमारे पास एब्जॉर्प्शन है, ओके। फिर यहाँ पे हमारे पास अच्छा सा एक क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स से 3 मार्क्स में आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। है ये प्रीवियस ईयर में, देखना आपको मिल जाएगा, हर साल आता है। सॉरी अगर मिटा दो। सर जैसे सॉलिड को अगर सॉलिड के ऊपर रख दें तो वो एडजॉर्प्शन प्रोसेस होगी या नहीं? क्या बच्चे? जैसे सॉलिड को सॉलिड के ऊपर रख दें हाँ तो वो प्रोसेस एडजॉर्प्शन कहलाएगी कि नहीं? बिल्कुल कहलाएगी। जैसे कि हमारे टेबल पे धूल जम जाती है, एक सॉलिड के ऊपर दूसरा सॉलिड है, तो एडजॉर्प्शन कहलाएगा। अच्छा एब्जॉर्प्शन नहीं बच्चे, एब्जॉर्प्शन क्या होता है? देखो अंदर तक घुसना, ये सरफेस था, सरफेस के अंदर तक घुसना इज एब्जॉर्प्शन, सरफेस के अंदर तक घुसना इज एब्जॉर्प्शन। और अगर सरफेस पे आना एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, कोई नहीं, एग्जांपल ले लेते हैं बढ़िया से, जो बचपन से सुनते आ रहे हो आप। इंक का पानी लो, इंक में उसे चौक को डिप कर दो, ठीक है। तब आप चौक को डिप करने के बाद 5 मिनट बाद उसे तोड़ोगे बीच से, ठीक है, तो आपको 2 लेयर मिलेंगी। ये वाली लेयर जो होगी ये सिर्फ वाटर से गीली होगी, अंदर वाली सूखी होगी व्हाइट कलर की, और जो ऊपर है ये ब्लू इंक से चढ़ी होगी। क्या होगी? ब्लू इंक से होगी। तो जो इंक है वो सिर्फ अपर लेयर पे है, इंक का क्या हुआ है? एब्जॉर्प्शन। वाटर का क्या हो गया है? एब्जॉर्प्शन, अंदर तक घुस चुके हैं, ठीक है। तो ये दोनों फिनोमेना है। इस फिनोमेना को कहते हैं हम लोग, तब दोनों हो रहा हो उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्बेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल बता दो जल्दी से मुझे, बहुत फुर्ती से। स्पंज वाला लिख सकते हैं। नंबर 1 चॉक, नंबर 1। नंबर 2, अरे सुन लो मेरी बात, नंबर 2 कैल्शियम क्लोराइड सुना है? एनहाइड्रेट्स कैल्शियम क्लोराइड, वो वाटर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का काम है, ठीक है। वो वाटर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब की वजह एब्जॉर्ब तक कर लेता है, ठीक है, अंदर तक कर लेता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर by anhydrous CaCl2, CaCl2। KOH में CO2 हो जाती है, ठीक है। वो एब्जॉर्प्शन क्या, वो तो रिएक्शन ही हो गई केमिस्ट्री, है ना। वो तो एब्जॉर्प्शन क्या, वो तो रिएक्शन ही हो गई, ठीक है। हम यहाँ रिएक्शन नहीं करवा रहे ना। इंक सॉल्यूशन और हिंदी में ये एब्जॉर्प्शन को हम लोग कहते हैं अवशोषण। हेडिंग डाल लेना, एब्जॉर्प्शन को हम लोग कहते हैं अवशोषण, ठीक है। हट जाए क्या, तो हट
हाँ हेडिंग उनके लिए, वो बेचारे समझ जाएंगे, दो चार बच्चे, ठीक है। और पूरा नहीं सर जनरली टीचर ऐसे लिखते तो आप ऐसे लिखा करो, ऐसे लिखो और ऐसे नहीं, ऐसे सीख जाऊंगा। विल ट्राई, ठीक है। ये वाला पोर्शन आप तो कर सकते हो, ठीक है। जल्दी करना है हमें, कम से कम 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर तो होने चाहिए, 2 एडवांस के, 3 मेंस के और 1 आध नीट के, पीएमटी वगैरह। आज ही लेक्चर में अरे मतलब टोटल होने चाहिए, ठीक है। ओके, एक हेडिंग डाल दो यहाँ पे, सॉर्प्शन, ठीक है, सॉर्प्शन। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही चीज हो, समटाइम क्या होता है, पहले वो एड्सॉर्प्शन हो रहा होता है, फिर वो अंदर तक बल्क तक पेनिट्रेट कर जाता है, फिर वो एड्सॉर्प्शन से एब्जॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी मैं कह सकता हूं कि तब दोनों प्रोसेस साथ में चल रही हो, उस प्रोसेस में हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन takes place simultaneously, है, is known as सॉर्प्शन। So how can it be simultaneously? It be one after the other. yes. How can it be simultaneously? और कुछ मॉलिक्यूल आपके अंदर जा रहे होते तो वापस भी आ रहे होते हैं, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ हो रहा होता है। और देखो दो वहां पे इक्विलिब्रियम दो जगह आ सकता है, एक एड्सॉर्प्शन पे आता है, ठीक है, अरे कितना लिखोगे यार, ठीक है, सरफेस पे इक्विलिब्रियम भी आ सकता है और बल्क के साथ भी इक्विलिब्रियम भी आ सकता है, वहां पे भी प्रोसेस चल रही है और यहाँ पे भी चल रही है, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल हो सकता है सरफेस पे आया और वो सरफेस से इक्विलिब्रियम के साथ वापस भी जा रहा है, डायनामिक नेचर का है, ठीक है। और बल्क में क्या हुआ, अपने बल्क के साथ डायनामिक नेचर के साथ है। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए कोई कॉटन ले और उसे पानी में डालते हैं, तो सबसे पहले एड्सॉर्प्शन होगा, तो एड्सॉर्प्शन फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। कॉटन इन डाई, हाँ बताओ एग्जांपल बताओ, नंबर है वुड इन वाटर, वुड इन वाटर, ठीक है, लकड़ी में पानी है, वुड इन वाटर, और बताओ, ठीक है, वाटर पाउडर था, नहीं सही है। चलो और बताओ एक आध एग्जांपल किसी के लिस्ट करते हो, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे क्लियर, चॉक, बस बहुत है इसमें, तो क्या करेंगे इतने एग्जांपल का, सब कर देता हूँ। ये वाला पोर्शन जल्दी से लिखो, मुझे पूरा पोर्शन चाहिए, हो गया सर। करेक्ट, यस सर। चलिए लिख लीजिए, आपके बोर्ड के पास तो लेनी ही है हम लोगों को, है ना, बोर्ड के नंबर से लिखना है। डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन प्लस एडसॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन में डिफरेंस, इसे इंपॉर्टेंट डाल सकते हो जस्ट बिकॉज बोर्ड के लिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, नहीं देना, हाँ मींस देना, एलिजिबल नहीं होगी क्या यार, इतना तो स्लो करवा रहा हूँ, मतलब हद होती है, ठीक है। एडसॉर्प्शन की जरा एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन बता दो जरा, ठीक है, सब्सटेंस प्रेजेंट थ्रूआउट द बल्क, ठीक है, सब्सटेंस पूरे बल्क में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ओनली ऑन सरफेस, ठीक है, प्रेजेंट
only at the surface, ठीक है, and do not penetrate in the bulk, ठीक है। नंबर 2, कंसंट्रेशन कहां पे ज्यादा होगी? इसमें बल्क में ज्यादा होगी, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ adsorbate is higher in bulk than the surface, ओके। और यहाँ पे कहां पे हायर होगी? यहाँ पे सरफेस पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, या सीधा नाम लिख लो, एडसॉर्बेट, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एडसॉर्बेट इज हायर, तो एडसॉर्बेट दोनों में ही रहेगा। अरे सॉल्यूट सॉल्वेंट होता है तो बस एडसॉर्बेट कंसंट्रेशन किसकी होती है? सॉल्यूट की ना, तो वहां पे एडसॉर्बेट है, ठीक है। हियर कंसंट्रेशन ऑफ एडसॉर्बेट इज हायर एट सरफेस। नंबर 3, ये बल्क फिनोमिना हो गया, फिनोमिना, और ये क्या हो गया? सरफेस फिनोमिना, यानी कि चीज सरफेस पे होती है, ठीक है। फिनोमिना भी लिख सकते हैं, फिनोमिनन भी लिख सकते हैं, अब तो दोनों वैलिड है, क्योंकि हम लोग ने इतनी इंग्लिश गंदी लिख ली ना। कुछ एंड में होता है ना, हर साल डिक्शनरी कुछ वर्ड ऐड होते हैं, तो ये भी ऐड हो ही चुका है, ठीक है। फिनोमिना, सरफेस फिनोमिना हो गया, बल्क फिनोमिना। और कुछ पॉइंट? स्लो प्रोसेस कौन सा होता है? स्लो प्रोसेस एब्जॉर्प्शन को अंदर तक जाना है, ऑब्वियस ही बात है वो स्लो होगा, स्लो प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस, ठीक है। और ये इसे सिर्फ ऊपर ही ऊपर रहना है तो फास्ट प्रोसेस। सर इसका चौथा और इसका पांचवा ऐसे कैसे हो सकता है? इसका चौथा ठीक है। और कोई पॉइंट? एनर्जी से नहीं, एनर्जी से नहीं है, यूनिफॉर्म रेट कहां पे होता है? यूनिफॉर्म रेट, चलिए चलो आप अरे मजाक नहीं बताओ, अरे बुक्स मुझे पता, बुक से देख के बता रहा हूँ, मैं खुद आपसे पूछ रहा हूँ, मैं खुद पूछ रहा हूँ। एक आध फिजिकल पॉइंट अगर मिस हो गए तो बता दो। कलर अंदर तक नहीं जाएगा, उसमें कलर कितनी बार बल्ब को घुमा फिरा के लिख लिया। यूनिफॉर्म रेट कहां पे होगा? इसमें, क्योंकि हमारे पास जो कंसंट्रेशन है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म रेट होगा, वहां पे यूनिफॉर्म रेट नहीं होगा। अब यहाँ पे जो सरफेस है चारों तरफ बराबर थोड़ी ना काला लगा हुआ है, ठीक है, थोड़ा है, ये नहीं है, तो बस यहाँ पे हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म रेट है, और ये नॉन यूनिफॉर्म रेट है। क्या कह रहा है? क्या हो गया? डिमोटिवेटेड क्यों? अभी तो सर्विस चालू भी नहीं करा यार हमने, मतलब फ्री के नंबर है यार, सच में फ्री के नंबर, डोंट वरी। और बाकी के 2-4 फिजिकल पॉइंट आप बुक से रीड करके पढ़ लेना, ठीक है। और ऐसा होता है टाइम है, टाइम का एब्जॉर्प्शन ऑब्वियस सी बात है, एब्जॉर्प्शन तुरंत हो जाएगा, उसे एब्जॉर्प्शन करने के लिए भी एब्जॉर्प्शन से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। ये कैसा लॉजिक हुआ? ठीक, अभी कोई नहीं बता रहे, लिख लो। दोनों ही रिवर्सिबल है बच्चे,
दोनों ही रिवर्सिबल है, इसलिए डिफरेंशिएट में नहीं लिखा मैंने, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दोनों ही रिवर्सिबल है। और घर में भी कर सकते हो, स्पंज को भिगाओ, निचोड़ो, और हाथ लिया है तो थोड़ा सा घर की सिंक साफ कर लेना, मम्मी कुछ तो एब्जॉर्प्शन पंच बात ले लेंगे। एब्जॉर्प्शन में चॉक को इंक में डालेंगे तो ब्लू कलर कैसे हटाएंगे? एब्जॉर्प्शन को क्यों हटाना है? जरूरी है हर बार हटे हो? रिवर्सिबल होगा ना बच्चे, अगर उसी चौक को हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल में डालते हैं, ठीक है, तो वो पूरा नहीं जाएगा, लेकिन कोशिश करेगा कि उसे हटाने की, ठीक है। इंडस्ट्री खड़ी है यार बाकायदा इस पे, तो जैसे कि आपके कोई महंगे आइटम है, पर्स वगैरह है, और उस बच्चों ने आपके पर्स में ड्राइंग बना दी है, और गुची वगैरह के पर्स हैं, फेंकोगे तो नहीं, तो आप दुकान पे जाओगे, वो आपकी इंक वगैरह रिमूव करेंगे, ठीक है, ड्राई क्लीन नहीं करेंगे, ड्राई क्लीन नहीं करते, अच्छे खासे सॉल्वेंट होते हैं जो उसे इंक को रिमूव, मतलब बहुत देखा था ये मैंने, हिस्ट्री टीवी पे ऐसी कोई वीडियो देखी थी, ठीक है, थोड़े बहुत सामाजिक चीजें देख लिया करो। ओके, इसे हो गया, चले आगे, एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन खत्म, अब सारा मुद्दा एड्सॉर्प्शन पे, ठीक है। टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन टॉपिक डाल दो जरा जल्दी से, इसे हाँ कहां गया वो, मिटा दे सारा। चैप्टर बहुत इजी है, क्रिटिकल है लेकिन बहुत इजी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको घर में कुछ पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, एक बार ढंग से सुनो और क्वेश्चन शीट लगाओ सीधा, ठीक है। टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन, टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन के प्रकार, ठीक है। और ये टाइप हमने क्यों बनाया है? जो मॉलिक्यूल है किसी सरफेस पे आया तो नॉर्मल बैठा भी रह सकता है, धूप मारो उड़ जाए, ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्स से नॉर्मल, और एक मॉलिक्यूल हो सकता है केमिकल बॉन्ड बना ले, जैसा हाइड्रोजन लोग प्लेटिनम में केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं, हम लोगों ने हाइड्राइड पढ़े थे, ठीक है, उन्होंने केमिकल बॉन्ड बना लिया था, तो दो टाइप के आपके यहाँ पे एड्सॉर्प्शन हो गए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, intermolecular attraction, on the basis of intermolecular attraction, adsorption are of two types, दो टाइप के, एक फिजिजॉर्प्शन, जिसे हम लोग कहते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और एक है केमिकल एब्जॉर्प्शन, यानी कि केमिजॉर्प्शन, जिसे हम बोलते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन, ओके। बस एड्सॉर्प्शन हो रहा है दोनों में, बॉन्ड देख लेंगे, अगर नॉर्मल सिर्फ आया है बैठा है, जैसे ये धूल मिट्टी आई है बैठी है, आप धूप मार उड़ जाएगी नॉर्मली, तो ये आपका हुआ फिजिकल एब्जॉर्प्शन, और वही धूल मिट्टी अच्छे से केमिकल बॉन्ड बना के बैठी हुई है, तो वो आपका होगा केमिजॉर्प्शन। यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्लियर। यहां पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय केमिकल बॉन्ड, लिख सकते हो आप, है ना, केमिकल बॉन्ड, इट कैन बी आयनिक और कोवलेंट, ठीक है, अरे कोवलेंट कोऑर्डिनेट कोवलेंट तो है,
ठीक है, कैन बी आयनिक और हाँ जेली सॉलिड होती है कि नहीं? कौन जेली तो बताओ क्या है? सेमी सॉलिड होती है। तो वो एब्जॉर्बेंट बन सकती है, बन जाएगी। हाँ क्यों नहीं बन सकती है, जैसे स्लाइम ऐसे जेली ले और यहाँ पे रोड पे फेंक दे, सारी धूल मिट्टी चिपक जाएगी उसमें और खाना मत, आसानी से नहीं छूटेगा। हाँ छूट जाएगी, उसे ले, ठीक है। और अगर वो बिल्कुल क्लीन सरफेस स्मूथ सरफेस होगा तो पानी में डालते ही छूट जाएगी, अगर स्मूथ सरफेस नहीं होगा रफ रफ सी होगी जेली तो वो उसके पोर्स में हो जाएगी, फिर क्या करना पड़ेगा हमें, या तो सॉल्वेंट चेंज करना पड़ेगा या तो रगड़ो फिर। खाना दोनों केस में नहीं है, लेकिन एक कोरोना चल रहा है तो ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, केमिकल, यहाँ पे नॉर्मल वैन डेर वाल्स फोर्स है, यहाँ पे आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। अब तब यहाँ पे नॉर्मल वैन डेर वाल्स फोर्स है, यहाँ पे आयनिक फोर्स है, तो ये रिवर्सिबल है, वो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल, और ये इरिवर्सिबल। सर हमने फिर एब्जॉर्प्शन के पूरे प्रोसेस को रिवर्सिबल क्यों कहा है? क्योंकि बच्चे हम लोग जो मेनली आपके सिलेबस या पूरे प्रोसेस में नहीं कर उसे भी हम लोग कर सकते हैं, जस्ट बोल देते हैं यहाँ पे केमिकल बॉन्ड है, तो जैसे H2 है, एब्जॉर्ब हुआ, आप हीट कर दो, H2 क्या वापस चली जाएगी सरफेस से, ठीक है। इट जस्ट कि आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो हम बोल देते हैं क्या है, ये इरिवर्सिबल है, आयनिक बॉन्ड की वजह से हम लोग इरिवर्सिबल बोलते हैं, ओके। मैं होता नहीं, होता क्यों नहीं है, कई दफे मान लीजिए वही है जेली वाला बॉन्ड अच्छे से बन गया तो फिर वो कहाँ छूटेगा, है ना, नहीं छूटेगा, तो फेंकनी पड़ेगी हमें। बहुत सारे पेंट वाली चीजें होती हैं, पेंट के सरफेस पे अगर कोई चीज एब्जॉर्ब हो जाती है तो उसे आप हटा नहीं सकते, पेंट बर्बाद है हमारा। देखा होगा आपने पेंट वगैरह में कोई धूल मिट्टी गिर जाए या कुछ और भी सब्सटेंस गिर जाता है तो पूरा उतना हिस्सा फेंकना पड़ता है, ओके। Sir, my question is that we should not say absorption as a reversible process. जब हम इस Because of हाँ, chemical. मैं आपको क्वेश्चन समझ गया, जब हम एड्सॉर्प्शन बोलते हैं तो मेनली वी टॉक अबाउट द फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ओके। और जब हम स्पेसिफिकली केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं, स्पेसिफिकली केमिकल एड्सॉर्प्शन में देन वी से इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस जस्ट ड्यू टू आयनिक और कोवैलेंट। यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अब हम लोगों ने पहली क्लास में ये बोल दिया था कि भाई वो केमिकल चेंज जो है इरिवर्सिबल, फिर हम लोगों ने पढ़ा कौन सा, केमिकल इक्विलिब्रियम, जहां हमने देखा कि ये रिवर्सिबल भी होती है रिएक्शन, ठीक है सर, ये रिवर्सिबल है। दुबई से क्या बोला, क्या दुबई बोला मैंने, दुबई बोला था, दुबई बोला था, वो इंग्लिश के टर्म्स में सर जब मैं उससे बात कर रहा था, अरे नहीं जिधर पूछा था वो दुबई इंडिया क्या बोला था, और धूल मिट्टी बोला, अच्छा धूल मिट्टी, अब यहाँ पे हाँ बच्चे, सर ये इरिवर्सिबल फिजिकल प्रोसेस है ना, इरिवर्सिबल, यस, नहीं बच्चे, फिजिकल ऑप्शन इज रिवर्सिबल, केमिकल ऑप्शन इज इरिवर्सिबल, ओके। नंबर 3, यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड तो बन नहीं रहा है, ठीक है, और एंथैल्पी एड्सॉर्प्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, पहले बता चुका हूँ, तो यहाँ पे तो एनर्जी बहुत कम रिलीज होगी, ठीक है। एंथैल्पी इज लो, अराउंड कितना है 20 से 40 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 100 से 200 हाई हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, कितना है यहाँ पे 100 से 200 100 से 200, पक्का नहीं, पक्का नहीं दे सकते। या 80 से 100, 80 से 200 के बीच में रख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। 80 से 200, इनफैक्ट और जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग बन जाएगा तो और ज्यादा भी हो सकता है। 20 to 40 किलो जूल पर मोल, 20 to 40 किलो जूल पर मोल, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, और इसी पे क्वेश्चन बना, ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है, हमने पढ़ लिया, एक्सोथर्मिक है,
टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? रिएक्शन में डिक्रीज हो जाएगा एड्सॉर्प्शन। मान लो कोई गैस है, H2 गैस है, एड्सॉर्ब हो रही है, मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो H2 निकल जाएगी, ठीक है, किसी मेटल में। तो मैं बोलूंगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। कोई बात नहीं। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जो आपका एड्सॉर्प्शन, देखो कोई मेटल पे H2 गैस हो रही है, मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एड्सॉर्ब होने की वजह वापस ही भाग जाएगी H2। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एड्सॉर्प्शन डिक्रीज। फिजिकल एब्जॉर्प्शन थोड़ी ना। हाँ तो फिजिकल में लिख रहा हूं ना। नहीं वो थोड़ी ना होगा, वो तो केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा ना। चलिए नई केमिकल बॉन्ड भी नहीं बना है, नॉर्मल एड्सॉर्प्शन भी हुआ है। गुड पे हीट चल गई, उसको हाँ। गर्म करो तो दूर नहीं हटेगा। अरे तो गर्म तो गैस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, गैस की बात कर रहे हैं आप। सॉलिड, किसी गैसियस सब्सटेंस को सॉलिड, हर लॉ सभी में थोड़ी ना हो सकता है। हाँ तो जनरली ओके, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस। लेकिन यहाँ क्या होता है, सुन लो मेरी बात, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, आप ग्राफ ऐसे बना सकते हैं, x/m, ये डिटेल में आगे बता दूंगा x/m क्या है। ये हमारे पास है फ्रैक्शन ऑफ एड्सॉर्प्शन, कितना परसेंट एड्सॉर्ब हुआ है, कितना परसेंट एड्सॉर्ब हुआ है, आप लिख सकते हो डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन। इसका अगर हम लोग ग्राफ बना रहे हैं टेम्परेचर पे, तो जैसा ही टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा एड्सॉर्प्शन डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन रहा है, और केमिकल बॉन्ड को तो एनर्जी चाहिए होती है, एक्टिवेशन एनर्जी नाम की कोई चीज होती है, उसका बैरियर तो पार करना है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में टेम्परेचर तो बढ़ाते हैं तो खुशी खुशी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। तब एक एक्टिवेशन एनर्जी पे पहुंच जाएंगे, फिर अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डिक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। रीजन क्या लिखेंगे, ड्यू टू द एक्टिवेशन एनर्जी। इसलिए केमिसॉर्प्शन को एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन भी बोलते हैं, इसलिए केमिसॉर्प्शन को एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए अब इसका जो ग्राफ बनता है, यहाँ पे जगह है, ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ छोटा सा, बाद में बनाएंगे हम लोग, आगे भी बनाते ही रहेंगे। टेम्परेचर, ओके, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। और एक बार एग्जाम में क्या करा था उन्होंने, ग्राफ को मात्र कितना दिया था, आधा। केमिसॉर्प्शन आपको पहचानना था, ये केमिसॉर्प्शन है या फिजिसॉर्प्शन है, ठीक है, ग्राफ दिया हुआ था बस इतना, आधा। ऐसे ही ग्राफ क्यों आया? इट्स फर्स्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज। ये क्या हमारे पास फोर्स है, रुक जाओ, यहाँ पे हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच गया, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। ये डायग्राम एक और कहां पड़ा है, ऐसा ही ग्राफ ऐसा क्यों बनेगा, ऐसा है ना, हाँ वैसे ही तो है, ये ऐसा क्यों? रेजोनेंस बन गया, एलन पता पड़ गया, ठीक है। एलन वो लॉग वाला एलन है, क्या कहना आपने पूछा था ना रेजोनेंस कहां से आया था, वो रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन से आया था नाम, कोचिंग का। हाँ, एलन का नाम एलन से आया तो एलन लॉग वाला। अच्छा, हाँ, ये कहां से पता लगा, अरे एक मैं वही कर रहा था, मैथ्स में अंदाज लगा रहा है। ये भी इससे आया हो, एलीन से, वो एलन तो मैच नहीं कर रहा, एलन तो मैच नहीं कर रहा, एलीन से आया हो, हैं? It's Ellen. नहीं सर, वो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, उन्होंने एलीन बन के रखा हो। सर एलन भी तो अलग है। अरे आया हो जिस इसे इसे एलीन नहीं कहते हैं। क्लास वाला ई नहीं होता है, Ellen होता है। चलो हमें क्या करना, मैंने वैसे भी यहाँ पे नाम बोलना, ठीक है। चलो इसे नोट कर लो जल्दी से, एक आध पॉइंट और लिखवा दूं मैं सर बिल्कुल वाले को कैसा मेरा डाउट बता देंगे, डाउट मेरा डाउट अननेसेसरी है। पीक वाला नहीं आया ना, ये ऐसा क्यों हो गया ना, वही पूछ रहा है वो। ये पहले बताओ, याद है आपको मैंने
तो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा था, हाँ जी उस पे भी ग्राफ बनवाया था जी। वैसा ही है। उसमें भी डिजाइन रिएक्शन था, रिएक्शन के बाद अच्छा स्टीप नहीं बनता है यार, बिल्कुल चोंच नहीं बनती है, तब एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल चोंच बन जाए। आपका ग्राफ ब्रॉड होता है, ये ग्राफ की खासियत होती है, अलग अलग ग्राफ की एक खासियत है कि ब्रॉड बनता है। वैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी आप ग्राफ बनाओगे तो वहां पे देखोगे कि ग्राफ ब्रॉड बन रहा है या आपके पास रेंज में बनता है। हाँ रेंज में बनता है, रेंज में लाइन एग्जैक्टली ऐसा कोई पॉइंट थोड़ी ना है। इसकी क्वेश्चन होगी सर, इसकी इसकी ग्राफ बनाइए। इसकी हाँ है ना, बिल्कुल पता है। सर यस बच्चे, सर ये कैमीज ऑप्शन इरिवर्सिबल क्यों है? केमिकल ऑप्शन नहीं, अच्छा केमिकल बॉन्ड बन रहे बच्चे, तो केमिकल बॉन्ड में समटाइम्स वो कन्वर्ट वापस नहीं होता, एक जैसे प्लेटिनम में जैसे H2 एब्जॉर्ब कर रहे हैं सर मतलब फिजिकल प्रोसेस से इरिवर्सिबल है ना? क्या रिपीट कर सकते हो बच्चे प्लीज, थोड़ा रिपीट कर। अरे नहीं वो बात नहीं, वो रिपीट करो। अब कर दो इसे, अब ये पॉइंट इसी में ही चल रहा है, याद रखना। अब यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड तो फॉर्मेशन हो नहीं रही है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन तो हो नहीं रही है, तो कितनी भी लेयर आ सकती है मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पे जो भी नंबर था लिख लो, मल्टी लेयर कैन बी बोथ मोनो लेयर, हाँ ये डिफरेंस नहीं है, स्लैश मल्टी लेयर, हाँ जो भी इसमें पॉइंट का नंबर, ये सिर्फ और सिर्फ मोनो लेयर होती है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बना रहे हो आप, केमिकल बॉन्ड बना रहे हो आप, तो एक ही से तो बनेगा, उसके बाद वो साइड ऑक्यूपाई हो जाएगी। इनके बैठना नहीं हो पाया, पूरी क्लास निकली। मतलब हंस रहे हैं लोग, मजाक बनवा रहे हो अपना, फिर मेरे मुंह से सुनोगे भी। मेरा सही है, इतनी जल्दी किसका हाँ हाँ 6 पॉइंट है, कैन बी बोथ मोनो लेयर स्लैश मल्टी लेयर, और यहाँ पे हमारे पास बच्चों से रैंडम कोई, थैंक यू। वैसे देखिए कौन पैर छूता है, आदत है बचपन से, वाला ठीक है मैं भी खुद ले लेता, ये मोनो लेयर है, ये मल्टी सॉरी ये मल्टी लेयर भी हो सकती है, मोनो लेयर भी होती है, ओनली मोनो लेयर। क्यों, देखो ये सरफेस है, मान लीजिए यहाँ पे कोई लास्ट वाला कार्बन है, उसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, साइड खत्म, अब बॉन्ड कहाँ बनाएगा, ठीक है, इसे आपस में बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ये तो एडजॉर्प्शन नहीं हुआ ना, ये हमारा केमिकल एडजॉर्प्शन नहीं हुआ, केमिकल एडजॉर्प्शन में तो इसमें सरफेस के साथ बॉन्ड बनना चाहिए। तो ये मोनो लेयर मल्टी लेयर, ये मोनो लेयर और ये मल्टी लेयर दोनों हो सकती है। टेम्परेचर वाला याद रखना, टेम्परेचर इसमें बढ़ाने पे एडजॉर्प्शन कम हो जाता है, उस पे इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है। नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 ये नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब समझते हो, कोई भी गैस आके एब्जॉर्ब हो सकती है, कोई पार्शियलिटी नहीं करता, कोई भेदभाव नहीं करता, ठीक है, जिसे आना है आ जाओ, बस आपके अंदर वो होनी चाहिए कैपेबिलिटी एब्जॉर्प्शन होने की। और एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी हम कहां से देखेंगे, गैसेस स्टेट में हमने को पढ़ा था, ए वैल्यू याद आया, ईज ऑफ लिक्विडिटी, जो दिनेश ए वैल्यू पढ़ा था हमने, ए वैल्यू पढ़ा था गैसेस स्टेट में। अरे वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए बढ़ेगा तो आप आसानी से उसे लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से ईज ऑफ लिक्विफेक्शन, आसानी से उसे लिक्विफाई कर सकते हैं। तो किस पे डिपेंड करता है, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई उसका लिक्विफिकेशन जल्दी, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई उसका लिक्विफिकेशन इजी, इजी, ठीक है। और
लिक्विफेक्शन के लिए हम लोग और क्या देखते हैं, वैन वाल फोर्स, ठीक है। सर स्पेसिफिक तो नॉन स्पेसिफिक आएगा यार उसका, हाँ यहाँ पे स्पेसिफिक आएगा और मैं अभी लिखवा दूंगा, स्पेसिफिक आएगा यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक आएगा। और इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना, इसमें एग्जाम में और नीट वालों के लिए तो फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन आपसे पूछ लेगा, ऑर्डर ऑफ एडसॉर्प्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एडसॉर्प्शन। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू, चलिए यहीं पे कर लेते हैं लोग, इसी के नीचे रुक जाओ बाद में पूछते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू में क्वेश्चन ये दिया था कि SO2 गैस है, जी का, ठीक है, मे बी नॉट, लेकिन लेवल बढ़िया था क्योंकि शायद एम्स का, ठीक है, SO2 गैस है जो उसका उन्होंने ये दिया हुआ क्रिटिकल टेम्परेचर कितना, मान लीजिए 500 केल्विन है, और एक है CH4, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर दिया है 200 केल्विन, कौन आसानी से एब्सॉर्ब हो जाएगा, SO2 which will easily absorb, ठीक है। अब बताओ ये फ्री के नंबर थे, ये फ्री के नंबर, हमें पता होना चाहिए था कि भाई लिक्विफिकेशन का ऑर्डर ही एब्जॉर्प्शन का ऑर्डर है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा SO2, क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, रूल यही कहता है क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर आप किसी को एब्जॉर्ब और लिक्विफाई नहीं कर सकते, पहले आपको क्रिटिकल टेम्परेचर पे लाना पड़ेगा फिर उसे लिक्विफाई करना पड़ेगा, ओके। कौन सा रूल था ये, वो अरे नहीं कुछ जेड वेट पढ़ रहे थे तब आपको ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाला याद आया कुछ, सब जोड़ देता है, यही तो एडवांस होता है। एडवांस में क्या होता है, ठीक है, एडवांस में सारी चीजें वो जोड़ देता है। अभी O2 का क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा एडवांस में आया था 2013 में, डिस्कस करेंगे, उसने मेटल से किससे केमिकल बॉन्डिंग से जोड़ दिया और कुछ नहीं, कोऑर्डिनेशन से जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक है, ये नॉन स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक क्यों है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है, दो लोग आपस में बॉन्ड नहीं बनाना चाहते, उनकी मर्जी, क्या कर सकते हैं, ठीक है, नहीं बना सकते, सही बात है ना, सिंगल ही मरोगे चैन की जिंदगी कटेगी, चैन की जिंदगी कटेगी और सही जा रहे हो, ठीक है, सही जगह पे सही बात बोलने वाले, ठीक है। समझ में आया कंसेप्ट, स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक क्यों बोल रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये किसी के साथ भी बॉन्ड, मतलब इसकी मर्जी है, अगर हमारी कैपेबिलिटी इसकी कंपैटिबिलिटी है तो बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा, ठीक है। चलिए और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसी में ही इन्होंने क्वेश्चन वगैरह बना क्या, इसमें अगर आपको ऑर्डर दिया जाए, एक ऑर्डर दे दे अच्छे से, तो HCl का ऑर्डर अच्छे से होगा, फिर NH3, फिर SO2, फिर CO2, फिर लास्ट में CH4 और सबसे लास्ट में H2, क्लियर, याद आ गया जिन लोगों ने गैसेस स्टेट पढ़ा है, वही ऑर्डर है ये, नहीं याद आया अभी भी किसी को, आ गया, ठीक है। इसमें एंथैल्पी कम है, इसमें एंथैल्पी ज्यादा है, ठीक है, और टेम्परेचर वाला इंपॉर्टेंट था और ये लिक्विफेक्शन वाला इंपॉर्टेंट है, और कोई बेकार के पॉइंट छूट गए हो तो चेक कर लेते हैं, काम के तो हमने लिख लिए, फालतू कहां, इसमें जगह है, जरा खुद से लिखो जरा, इसमें मैं बोल देता हूं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज वेरी लो, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज हाई, अब पॉइंट सब, ये किसका ऑर्डर दिया है, लिक्विफेक्शन का ऑर्डर भी दिया है और एब्जॉर्प्शन का भी ऑर्डर दिया है, क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज लो और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज हाई, इसमें क्या लिखा है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज लो और यहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज हाई, ठीक है। चलिए एक और थर्मोडायनेमिक
थर्मोडायनामिक्स डिस्कवर कर रहा हूँ। कहाँ डिस्कवर करेंगे हम? हो चुकी डिस्कवरी जितनी होनी थी। थर्मोडायनामिक्स देख लेते हैं एडसॉर्प्शन की, क्या थर्मोडायनामिक्स इसके पीछे इसे सपोर्ट करता है एडसॉर्प्शन को। ठीक है, रब कर दें इसे। जैसे आपने बताया डायमंड स्टार्टिंग में बताया कि सरफेस हाँ ऊपर जो एटम होंगे वो बॉन्ड बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। हाँ हाँ तो डायमंड का अगर एग्जांपल ले तो उससे डायमंड के कार्बन से बॉन्ड बनाने को क्या कह रहे हो? मतलब डायमंड का एग्जांपल ले तो डायमंड की आउटर सरफेस है ना, उसकी आउटर सरफेस में जो आउटर एटम्स है वो बॉन्ड बनाने के लिए बैठे होंगे ना। हाँ तो वो किससे बनाना पसंद है? यार किस अब वो तो नॉर्मल फिलहाल तो उनकी जरूरत है ना, वो तो धूल मिट्टी से ही बना ले, बॉन्ड नहीं बनाएंगे। फिर एडसॉर्प्शन दो टाइप के तभी तो पढ़ रहे हैं, तभी तो किसी चीज में आउटर सरफेस उनकी एक्टिवेटेड रहती है तभी तो धूल चढ़ जाती है। ठीक है, एक्टिवेटेड ना रखो उसे धूल नहीं चढ़ेगी। तो यही तो हम फिनोमेना उसमें यूज करते हैं पेंट में कि आउटर सरफेस को एक्टिवेटेड कम करें, सरफेस टेंशन को कम करें ताकि हमारे पास पेंट में धूल मिट्टी ना चढ़े। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या टॉपिक था यार, बहुत बढ़िया था। क्या था? थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स बिहाइंड एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन, थर्मोडायनामिक्स बिहाइंड एडसॉर्प्शन। ठीक है, क्योंकि हम स्लोप पढ़ रहे हैं आज के, बढ़िया चल रहा है। नंबर 1 पॉइंट में देखो, पॉइंट में लिखेंगे, पॉइंट में ही प्रूव कर देंगे। हमने देखा है कि भाई सरफेस एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, थर्मिक प्रोसेस एज सरफेस एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, डिक्रीजेस, सरफेस एनर्जी कम हो रही है। तो आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि भाई डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है। इस एक लाइन को समझते रहना, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश। ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव यानी कि एनर्जी बाहर निकल रही है। नंबर 2, जो मॉलिक्यूल बाहर घूम रहे थे अब आके सरफेस से चिपक गए, उनकी रैंडमनेस कम हो गई, यानी कि एंट्रोपी इंक्रीज हुई, डिक्रीज। ठीक है, randomness of molecules decreases. Randomness of molecule decreases. That is entropy decreases. यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो डेल्टा एच है वो भी नेगेटिव। और हमारे पास थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है डेल्टा जी is equal to delta H minus T delta H। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, गिब्स इक्वेशन हमारे पास ये इक्वेशन है। यस सर। ओके, अब किसी रिएक्शन को अपने आप होनी है या किसी भी प्रोसेस को अपने आप होना है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, फॉर प्रोसेस टू बी spontaneous delta G should be negative। अब डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा? हाई टेम्परेचर। अब सोचो, देखो डेल्टा एस नेगेटिव, टेंपरेचर अब ये डेल्टा एस यहाँ बाहर, डेल्टा टी तो हमेशा पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव बन गया। अब सारा खेल किस पर निर्भर है? ये जितना नेगेटिव होगा डेल्टा जी उतना नेगेटिव मिलेगा। क्लियर? तो अगर डेल्टा जी को स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल्टा एच को ज्यादा होना पड़ेगा टी डेल्टा एस से, ज्यादा होना पड़ेगा। जिससे नहीं आया तो प्लीज बता दें। देखो, स्पॉन्टेनियस होने के लिए ये डेल्टा एस नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड में नेगेटिव आएगा। तो जितना डेल्टा एच बढ़ेगा उतना आंसर नेगेटिव में आएगा। तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एच आपको क्या होना चाहिए? नेगेटिव। और यही होता है, एनर्जी डिक्रीज होती है, डेल्टा एच नेगेटिव आता है तभी आपका एब्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस है ना, ना चाह के भी धूल चढ़ जाती है। ओके, अब यहीं पे जैसे ही एब्जॉर्प्शन आगे प्रोसीड होगा
रेट गिर जाएगा, एनर्जी भी गिर जाएगी। क्यों? मान लीजिए पहले सरफेस था, अब ऑक्यूपाई हो गए, थोड़े से सरफेस बचे, प्रोसेस धीरे धीरे स्लो होता रहेगा, ठीक है, स्लो होता रहेगा तो डेल्टा एच की वैल्यू कम हो जाएगी। अब डेल्टा एच की वैल्यू कम हो जाएगी तो मान लीजिए एक बार एक पोजीशन आ गई, इसके इक्वल आना चालू हो जाएगा, जब x के इक्वल चालू हो जाएगा तो डेल्टा जी नेगेटिव 0 हो जाएगा, उस पोजीशन में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये अब जितनी धूल मिट्टी चढ़ने की चढ़ चुकी है, अब उससे ज्यादा जगह नहीं। ओके, एज adsorption proceeds, delta H become less negative, delta H become less negative and finally become equal to किसके? T डेल्टा एच, यानी कि जो डेल्टा एच है किसके बराबर आ जाता है? T डेल्टा एच में, और उस कंडीशन में डेल्टा जी आपका आ जाता है 0, दैट इज इक्विलिब्रियम। ये है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ऑप्शन में क्वेश्चन में यहां पे बन सकता है नीट वालों के लिए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है कि थर्मोडायनेमिक्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू में क्या क्या आपकी वैल्यू नेगेटिव आती है? डेल्टा एच, डेल्टा जीबी तो नेगेटिव है, तभी तो स्पॉन्टेनियस है वो तो इक्विलिब्रियम पे आगे डेल्टा जी 0 हुआ है ना, प्रोसेस अभी इक्विलिब्रियम में नहीं आया तो ओके। कर ले क्वेश्चन एक, आप करते हैं ना फिर क्वेश्चन। चलिए एक तो हो चुका है, इसका हमारा नहीं, अरे अभी एम्स वाला था जो दूसरा था SO2 वाला। चलिए एडवांस 2013, उसमें तो एक ही दिया, तो जो एडवांस 2013 में इतना चिंदी क्वेश्चन आया है, नीट वाले भी हंसेंगे क्या? मैं खा चुका हूँ, ठीक है करें यार, ऐसा है, ऐसा सुनना, ठीक है, लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, सुनने की कोशिश करना जरा। करेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन था ये एडवांस 2013 में है, सुनने की कोशिश करना जरा। मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन होता है हमारे पास, वो एक्वस सॉल्यूशन बना रहा है, एब्जॉर्ब एक्वस सॉल्यूशन जो है उसका हम उसमें किसमें एब्जॉर्ब करवा रहे हैं? एक्टिवेटेड चारकोल में 25 डिग्री सेल्सियस पे उसपे एब्जॉर्ब करवा रहे हैं। क्लियर? अब हमें देखना है फॉर दिस प्रोसेस करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ओके, मल्टी है, सिंगल है। ओके, ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन, द एडसॉर्प्शन रिक्वायर्स एक्टिवेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, द एडसॉर्प्शन इज accompanied by decrease in enthalpy, option C, the adsorption increases with increase of temperature, option D, the adsorption is irreversible। याद रखे, जब आपसे कोई मेंशन ना करे, केमिक ऑप्शन फिजिक्स ऑप्शन मेंशन ना करे, तो उसे फिजिक्स ऑप्शन मान के ही क्वेश्चन करना। तो जो ऑप्शन बी था, accompanied by decrease in energy, accompanied by decrease in energy, एनर्जी निकलती है ना एडसॉर्प्शन में, ये ऑप्शन था। फिजिक्स ऑप्शन है, तब मैं भी वही बोल रहा हूँ, तब आपसे बोले ना तो वो फिजिक्स ऑप्शन है, और कोई सॉल्यूशन में कहाँ केमिक ऑप्शन होगा, ठीक है। मिथाइलिन ब्लू को हम लोग एब्जॉर्ब करा रहे हैं, तो वहां पे सॉल्यूशन में कहाँ? ये था 2013 में, बहुत ही जल्दी क्वेश्चन। 2025 में आपके मोर देन वन करेक्ट है, 15 नोट कर लिया इसे, 2015 सॉरी, अरे सर जब 25 में आएगा ना, क्या पता आ जाए, क्या पता एक्सरसाइज फ्री में मिलेगा।
है ना, क्या पता आ जाए। देखो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सीधा ऑप्शन लिख रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन सुन लो। व्हेन अ O2 absorbed on metallic surface, electron transfer occur from metal to O2। ठीक है, किसी मेटल में हम लोग O2 को एब्जॉर्ब करा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है मेटल टू O2। पढ़ा है आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखनी कौन सा सही है और मोर देन वन करेक्ट है। ए ऑप्शन O2 is physisorb। ऑप्शन बी heat is released। ऑप्शन सी थोड़ा सा ये देखो, अब एडवांस है तो उसमें थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग मिक्स कर दी। ऑफ O2 is increased। ऑप्शन डी बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 is decreased, सॉरी इंक्रीज। बुकलेट लेके बैठे हैं वाले। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। मेटल में O2 को एब्सॉर्ब करा रहे हैं और O2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सॉरी मेटल जो है वो O2 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, ये स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट के हिसाब से 4 ऑप्शन है, मोर देन वन करेक्ट है। पहले बता देता हूँ, मात्र 2 मिनट है आपके पास चलने के लिए। हाँ भाई कार्तिक दिनेश, आंसर चाहिए मुझे आप लोगों से। केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ाई गई है भर के, हाँ बिल्कुल टाइम लेके अच्छे से। अब जिन्हें आप लोगों को मैंने नहीं पढ़ाया तो मैं क्यों बोलूं कि मैंने टाइम लेके पढ़ा, तो इसलिए जिन्हें बोल सकता हूं उन्हें बोल रहा हूं। बताओ जल्दी से कौन कौन से ऑप्शन सही है, सही सही ईमानदारी से देखना बताओ। ये एडवांस 2000 क्या बोला था, 2015 में आया था। इतना इजी क्वेश्चन, मतलब लिटरली एडवांस के लेवल पे तो है नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये नीट के लेवल का टॉपरों के लिए क्वेश्चन एक बार मैं कंसीडर कर सकता हूं। ऑप्शन क्या है, बी। चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो फिजिक्स ऑप्शन तो हो नहीं सकता, केमिकल बॉन्ड बनेगा। हीट इज रिलीज, कोई सा भी एडसॉर्प्शन हो हीट तो रिलीज होगी। ऑप्शन सी ऑक्यूपेंसी ऑफ 2 पाई ऑर्बिटल ऑफ ये O2 की इंक्रीज करेगी पाई स्टार 2p। ठीक है, अगर किसी को केमिकल बॉन्डिंग MOT पता होगा तो जो O2 की, ठीक है, O2 के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाते हैं आपके वो किसमें जाते हैं, पाई स्टार 2p। पाई स्टार 2p 100 पाई स्टार 2p है। सिंगल सिंगल होते हैं। अब मेटल इलेक्ट्रॉन डालेगा तो वो पाई स्टार में ही तो डालेगा, डबल करेगा इन्हें। ठीक है, तो ये भी सही है। अब ये जो वाला ऑप्शन है आपने खुद देखा होगा, तो मेटल इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मान लीजिए O2 नेगेटिव भी हुआ, एक इलेक्ट्रॉन भी दिया। अब MOT में ही बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ये भी ऑप्शन सही है भाई। फ्री के नंबर थे आपके 4 कितने दिए सर। अब इंक्रीज होगी ना, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज ही होगी। डिवीजन करवाया जाएगा केमिकल बॉन्डिंग का, नहीं हुआ समझ में। इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ कम होती है। एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं और एंटी बॉन्डिंग इज हमेशा घातक। ठीक है सर थैंक यू कुछ नहीं, बैठो चुपचाप। सर हाँ बच्चे, सर ये बी ऑप्शन में हीट एब्जॉर्ब ही तो सर बॉन्ड बनेगा तो हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी। बच्चे हीट ऑब्जर्व करेक्ट तो लिखा है मैंने बी सी और डी। हीट रिलीज लिखा है वो एब्जॉर्ब होना है। अच्छा हीट रिलीज, अरे नहीं बच्चे, जो एब्जॉर्प्शन है उसमें सबसे मेन फिनोमेना तो उसका हीट रिलीज का ही है। अभी तो थर्मोडायनामिक्स पढ़ाया, अभी तो उसकी आत्मा भी ढंग से मिटी नहीं है। एक आध क्वेश्चन और, ठीक है बेस का ले लीजिए। चलिए एडवांस करना लो, ये एडवांस के लायक था। नहीं मतलब कुछ बचा के रखिए पुराने, हम भी बैठे ऐसा मारेंगे। चलो एक केमिस ऑप्शन का ग्राफ बना लो जो आपको मैं नहीं दिया हुआ है। ठीक है, केमिस ऑप्शन का एक ग्राफ बना लो। किसका ग्राफ है ये, केमिस ऑप्शन का, केमिस ऑप्शन का ग्राफ। केमिस ऑप्शन का ग्राफ बना लो जल्दी से। होता क्या देखो,
एनर्जी, कोई भी मॉलिक्यूल दूर से आ रहा है, पहले सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा तो थोड़ी एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा फिर थोड़ी एनर्जी रिलीज करेगा। अगर वो और पास जाएगा तो वो केमिकल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। तो ये वाला जो पोर्शन है वो है फिजिक्स ऑप्शन, और ये वाला जो पोर्शन था देखो इसे कहते हैं ना हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी, ये था हमारा केमिस ऑप्शन। क्या ये केमिस ऑप्शन। थोड़ा सा वेरिएशन मिल सकता है ग्राफ में, लेकिन अब जैसे कई बुक में ग्राफ किसी के लिए ऐसे भी देता है, यहां से स्टार्ट करके यहां ले जाता है और फिर ऐसे देता है। द थिंग इज कि मेन आपको एक्टिवेशन एनर्जी पहचानना है कि नेगेटिव आ रहा है, ये केमिस ऑप्शन का ग्राफ है। इसका ग्राफ है ये केमिस ऑप्शन का ग्राफ। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस बॉन्ड लेंथ में होता है। हाँ वही है ये। केमिस ऑप्शन बढ़ेगा तो बॉन्डिंग कम हो जाएगी ना। नीट वालों में तो क्या कभी पूछेगा नहीं है, हमें है। हाँ ये इसमें आपके में एडवांस में पूछ ले तो पूछ ले, इतना सिंपल नहीं आता। पीछे क्या है अभी तो कर रहा है क्वेश्चन, यार सिंपल ही आता है, आप पढ़ोगे नहीं तो सब चीज हार्ड लगेगी। अब जैसे एमओटी नहीं आता तो उसके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। आता है ये आता है ना क्वेश्चन, हर बार के आता है केमिकल बॉन्डिंग से। मतलब ऐसा कोई साल नहीं हो जिसमें ना आया हो, एक ना एक घुमा फिरा के दे देता है। अब वो आप एमओटी नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए क्या दे दिया, तुक्का मारोगे फिर, आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है। ओके नहीं ये, अरे यार जल्दी सी चीज है, जैसे हमने तो पढ़ा ही नहीं है स्कूल, हम भी कोचिंग गए ही नहीं है तो हमने भी सर को बोला नहीं है ओके। और ये मेरा ठीक है, और ये मेरा पड़ोसी बोल रहा है हाँ ठीक है, फिर अगर आप बोल रहे हो तो फिर आपको तो रिमाइंड किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे करें। यस सर। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या फैक्ट, अरे फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, ठीक है। क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं एड्सॉर्प्शन को? एड्सॉर्प्शन है कि एड्सॉर्प्शन? थैंक यू, एड्सॉर्प्शन, ठीक है। नंबर 1 जो हम पहले लिख चुके हैं, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। और ये इसमें हम लोग क्या कर चुके हैं डायरेक्टली, या फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एड्सॉर्बेट क्रिटिकल टेम्परेचर के, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस की। अगर कोई मान लीजिए गैस दिमाग में रखिए, किसी सॉलिड में आप गैस ही करवा रहे हैं, जो टॉपिक चल रहा है वो गैस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसी सॉलिड में, तो क्रिटिकल टेम्परेचर के या ईज ऑफ लिक्विफेक्शन या फिर वैन डर वाल्स फोर्स के, ओके। नंबर 2 नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्बेंट। अब इसमें कैसा नेचर चाहिए हमें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया किसमें ज्यादा होता है, फाइनली डिवाइडेड, ठीक है। फाइनली डिवाइडेड, फाइनली का मतलब होता है एकदम बढ़िया तरीके से पीसा हुआ पाउडर फॉर्म में, फाइनली डिवाइडेड powder adsorbent has high affinity towards adsorption. Number 3, number 1, number 2, number 3, temperature। और टेम्परेचर से रिलेटेड 2019 में नीट के रैंकिंग्स में
मैथमेटिकल दे दिया था, फंक्शन के फॉर्म में दे दिया था उन्होंने। किसमें दे दिया था? फंक्शन के फॉर्म में। 2019 में था या 2020 में था? फंक्शन के फॉर्म में दे दिया। क्या? तो फिर 19 में होगा, ठीक है। फंक्शन के फॉर्म में था, बस आपको उसमें फंक्शन दिमाग में नहीं लगाना था, उसमें देखना था कि प्रोपोर्शनल आ रहा है डायरेक्टली कि नहीं आ रहा है, ठीक है। टेम्परेचर में हम लोग पहले देख चुके हैं कि अगर वो फिजिक्स ऑप्शन है तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज करेगा। लिखो जरा जल्दी से, 1 4 फिजिक्स ऑप्शन, टेम्परेचर इंक्रीज, एडसॉर्प्शन डिक्रीज, और इसका ग्राफ हम लोगों ने ऐसे बनाया है, इसे कहते हैं डिग्री ऑफ एडसॉर्प्शन। मान लीजिए मेरे पास 1 ग्राम एडसॉर्बेंट है, तो उसका 1 ग्राम का कितना पोर्शन एडसॉर्ब हो गया, वही कहूंगा मैं x/m। अभी और इसे करेंगे डिटेल में। तो ये T है एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसी को ही हम लोग कह देंगे एडसॉर्प्शन आइसोबार, क्योंकि प्रेशर हम कांस्टेंट रख रहे हैं। और अगर ये केमिसॉर्प्शन है, केमिसॉर्प्शन में क्या होगा? फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। और फिर से कह रहा हूं कि एक बार एग्जाम में इन्होंने सिर्फ कितना पोर्शन बनाया हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना। अगर ऐसे करके दे दे तो भी समझ जाना है कि केमिसॉर्प्शन का डायग्राम, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो आगे का पोर्शन दे, दोनों में इंक्रीज दिखा रहा है। अच्छा है, देखो 2012 में 4 नंबर मिल गए 4। अरे खाली ये देख, मैं यहाँ खड़ा हूँ और बोर्ड यहाँ से चालू है लिखना। सर वो उसके रेस्पेक्ट में हाँ हमारे ये विद रेस्पेक्ट टू बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यार 10 मिनट हो जाओ, क्या जा रहा है, कैसे बड़े बच्चे हो आप यार। 5-10 मिनट में क्या देखो, स्टार्टिंग के 10 मिनट हमने ऐसी कोई बात कर रहे थे, 5 मिनट आप वेट कर रहे थे, बच्चे आ रहे थे, है ना। मेरे आने के बाद भी घर से लोग सेटल नहीं हुए थे, मैंने उन्हें प्रॉपर टाइम दिया सेटल होने का। ऐसी क्या जल्दी है, ऐसी क्या जल्दी है? सर ग्राफ का ओरिजिन से शुरू होगा ना? क्या? हाँ, ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा यार। पहले एक ही मॉलिक्यूल नहीं होगा, फिर सारे ओके रब करें और प्रेशर पे डिपेंडेंसी करते हैं जल्दी से। मतलब इतनी तरह बच्चे निकलने को बाहर नहीं अपना क्या है, कुछ नहीं, सिंगल लोग यही पढ़ाएंगे, है ना। और आप नहीं हो तो पढ़ोगे, क्या ही करना है बाहर जाकर, बाहर की दुनिया बेकार। वैसे बाहर की दुनिया हमारी शक्तियों का गलत उपयोग कर रही है। आपको कौन सी शक्ति है? आप व्यापार कर सकते हैं, हमारी दिव्य शक्ति हम वो कर सकते हैं। एक तो ये बोर्ड है, कोई बात नहीं। नंबर 4 प्रेशर, ठीक है, प्रेशर पे इफेक्ट। और यहाँ पे ग्राफ का नाम डाल दो आइसो, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, सुना है? यस सर। एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये एक्सपेरिमेंटली आया है सबसे पहले, इसमें कुछ नहीं देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि प्रेशर पे या पे अलग अलग लिखते हैं कि भाई जो हम लोग
x by m वर्सेस प्रेशर का ग्राफ बनाते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, अब x क्या है पहले तो ये देख लो। मान लीजिए कोई x है, वो एडसॉर्बेट है, और m क्या है, मास ऑफ, इसे मास कर लो, मास ऑफ एडसॉर्ब, और ये है मास ऑफ एडसॉर्बेंट। अब इस मास का जितना फ्रैक्शन एडसॉर्ब हो जाएगा वही आपका डिग्री ऑफ एडसॉर्प्शन है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ एडसॉर्प्शन या फिर डिग्री ऑफ एडसॉर्प्शन, डिग्री ऑफ एडसॉर्प्शन। अब इसका जो ग्राफ एक्सपेरिमेंटली आया है, एक्सपेरिमेंटली ग्राफ ये आया था, फिर सारे साइंटिस्ट इस ग्राफ के पीछे अपनी इक्वेशन बनाने में लग गए। ठीक है, पहले ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटली आया एट प्रेशर पे और टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, तो देखो ग्राफ कैसे आया। पहले ये इंक्रीज हुआ, फिर एक टाइम के बाद एक कांस्टेंट बन गया, एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो गया। ठीक है, कांस्टेंट हो गया मतलब इस पॉइंट पे एक कांस्टेंट हो गया, तो इस पॉइंट को मैं कहूंगा Ts, मतलब सैचुरेटेड प्रेशर। इस पॉइंट के बाद आप कितना जोर लगा लो कोई एडसॉर्प्शन नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ चुका है, सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आपका जो x बाय m देखो फ्रैक्शन है वो कांस्टेंट हो गया। आप प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हो तब भी ये वैल्यू कांस्टेंट आ रही है क्योंकि एडसॉर्प्शन नहीं होगा। ओके, ये ग्राफ सबसे पहले आया गया था, इसी को कहते हैं हम लोग एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। और इसी में ही आपका एक अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं यहीं पे दे देता हूँ। PYQ है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझे, और ये नीट मेंस जेईई जिसमें हो सकता है। ठीक है, क्या बताओ जरा, हिंदी वाले बताओ। ये तो डेली आते हैं, इनके आने से कोई फर्क पड़ा है? ठीक है, x by m प्रेशर। ठीक है, मुझे बताना सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन है सीरियसली, ऐसे ऐसे और ठीक है, ये टेम्परेचर वाला किसमें ज्यादा था ग्राफ, और ये PYQ में है, मतलब है इजी तो है, तुम्हारे में भी है, देखना। ठीक है, इसमें मिल जाएगा। तुम्हारे में क्या है, गैस का नाम दे देंगे, गैस का नाम दे देंगे। अब मान लीजिए ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, बताओ ऑर्डर क्या होगा T1 T2 T3 का? वही ऑर्डर क्या होगा? देखो सुनो, प्रेशर बढ़ाने पे एडसॉर्प्शन बढ़ रहा है, क्लियर है? एक टाइम पे आगे कांस्टेंट हो रहा है, प्रेशर बढ़ाने पे एडसॉर्प्शन बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे एडसॉर्प्शन घटता है। तब तक आपसे ना कहा जाए कि ये केमिसॉर्प्शन है, आप दिमाग में फिजिसॉर्प्शन का ही क्वेश्चन करना, पहले बता रहा हूँ बार-बार। ठीक है, अब आपसे नहीं कहा गया इसने केमिसॉर्प्शन, ग्राफ तो दे दिया, नहीं बोला केमिसॉर्प्शन है। ठीक है, फिजिसॉर्प्शन में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एडसॉर्प्शन कम हो जाएगा। एडसॉर्प्शन सबसे कम किसमें है? T1। इसका मतलब ये T1 ज्यादा है। ठीक है, जो हमारा सॉल्यूशन है वो T1 ज्यादा है T2 से और T3 से। इसी क्वेश्चन को गैस के फॉर्म में दे सकता है कि भाई NH3 एक है, एक NH3 का ग्राफ है, एक NO2 का ग्राफ है और एक SO2 का ग्राफ है, तो किसी से भी रिलेट कर सकता है इस क्वेश्चन को। सही बताया था बिल्कुल, ये आ गया समझ में? ये बताना मुझे दोबारा, और ठीक है दिनेश बताना मुझे आ गया। ठीक है, और इसी में इन्होंने क्वेश्चन ये दिया था जो आपको मैं एम्स वाला बता रहा हूँ। अब देखना एम्स में या नीट में 2019 और 2020 के दो के बीच में ही है, तो क्वेश्चन ये था फंक्शन के फॉर्म में दिया था कि करेक्ट करना था। पहले में दे रखा था इट इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, इट इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, ऐसे कुछ करके दे रखा। मतलब इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमाव वाला था, और ये नीट में आया था तो बच्चे मैथ छोड़ के तो डेफिनेटली देख के उसे छोड़ रहे थे।
मैथ देख के कि मतलब हाँ ये फंक्शन कहाँ से आ रहा है, और तो फंक्शन नहीं तो लॉजिक इस्तेमाल करना था कि भाई प्रेशर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है टेम्परेचर, ये देखना था। चलिए फिर कब छोड़ दिया गया है, हालांकि गीत रहा बाकी दूसरी क्लास में होगी बच्चों की, दूसरी क्लास में वैसे इनफैक्ट मेरा लंच मेरे कमरे में रखा है और अभी मेरे पास 4:30 से फिर क्लास है 7:30 से। नेक्स्ट क्लास में फिर से आना। सर आपकी लास्ट क्लास कब तक होती है? 7:30